हुकूमत चल रही है, मैं कहता हूं जरूरत चल रही है। मेरे हाथों के तोते उड़ रहे हैं, कहीं कुछ तो शरारत चल रही है। उजाले जी हुजूरी कर रहे हैं, अंधेरों की सियासत चल रही है। देखते ही देखते पूरा हिंदुस्तान सुलग उठा। सुलगना भी चाहिए। अपनी ही सरजमीन पर खड़े होकर कोई अपनी ही जमीन के टुकड़े करने की बातें कहे, टुकड़े करने वालों के हक में नारे लगाए, गद्दारी को आजादी का जामा पहनाए, तो हर देशभक्त का जागना और धारना दोनों जरूरी है। पर देशद्रोह और देशभक्ति के नाम पर ये जो कुछ हो रहा है, ये क्या है? वकील अदालत के बाहर ही इंसाफ करने लगे। मीडिया ट्रायल शुरू होने से पहले ही अपना फैसला सुना दे। नेता अपनी पार्टी के हिसाब से देशद्रोह और देशभक्त चुनने लगे। पुलिस सत्ता और कुर्सी देखकर लाठी उठाने लगे और आवाम हमेशा की तरह बस खामोश तमाशाई बनी रहे, तो मन में सवाल उठना लाजमी। चारों तरफ बिखरे इन हालात के बीच उदास और बेचैन एक आम हिंदुस्तानी आज कुछ कहना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, कुछ सवाल करना चाहता है। जवाब ईमानदारी से चाहिए। वैसे जवाब देने से पहले शपथ या कसम खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अदालतों में इंसाफ का सफर गीता और कुरान की शपथ के फरेब से शुरू होता है। लेकिन आप सच बोलिएगा अगर हो सके तो। मुश्किल है, लेकिन याद रखिएगा, आपके इस सच पर ही सियासत और सोच की तारीख लिखी जाएगी। तो जेएनयू की कहानी पेश है, कहानी की तरह सच का फैसला आप करेंगे। बात 9 फरवरी की है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रों का एक तबका उस शाम 5 बजे कैंपस के अंदर साबरमती ढाबे के पास एक कल्चरल शो करने जा रहा था। इस सिलसिले में एक पोस्टर भी निकाला गया। पोस्टर में लिखा था कि अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की न्यायिक हत्या और कश्मीरियों की जद्दोजहद के खिलाफ ये कल्चरल इवनिंग है। पोस्टर के नीचे 10 नाम भी लिखे थे, पर कन्हैया कुमार का नाम नहीं था। लेकिन शो शुरू होने से ऐन पहले जेएनयू प्रशासन ने कैंपस के अंदर ऐसे किसी भी आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया। दरअसल हुआ ये कि बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी ने कल्चरल प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही जेएनयू प्रशासन को लिखित शिकायत दे दी थी। अंदेशा था कि इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में कश्मीरी छात्र और बाहरी लोग भी हिस्सा लेंगे। इसी के बाद कल्चरल कार्यक्रम से जुड़े छात्रों ने जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन एसएफआई और आइसा से संपर्क किया और उन्हें भी शिरकत की दावत दी। प्रशासन इस पर रोक लगा चुका था, यहाँ तक कि माइक के इस्तेमाल की भी इजाजत नहीं थी, मगर फिर भी छात्र ढाबे के पास इकट्ठा हो गए और बस इसी के बाद से अचानक लेफ्ट राइट शुरू हो जाता है। एबीवीपी से जुड़े छात्र अचानक नारे लगाने लगे, कश्मीर हमारा है, सारा का सारा है। इस पर काउंटर स्लोगन शुरू हो जाता है, हम क्या चाहते हैं? आजादी। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। कितने अफजल मारोगे?
इसके बाद तो नारे और काउंटर नारों की झड़ी सी लग जाती है। छात्रों की माने तो जेएनयू के बाहर से आए कुछ लोग तभी अचानक नारे लगा देते हैं। राजनीति के चश्मे से अक्सर जो हमें दिखाया और समझाया जाता है, उससे अलग एक और सच्चाई होती है। जैसे कार सेवकों पर गोली चलाने के 25 साल बाद आपको एहसास होता है कि आपने गलत किया, लेकिन गोली कांड के बाद आप और आपके विरोधी भी राज्य से लेकर केंद्र तक की सत्ता का मजा चख लेते हैं। मस्जिद भी नहीं बचती और मंदिर भी नहीं बनता। रथ रोककर आप भी राज करते हैं और जिनका रथ रुका था वो भी सत्ता पा जाते हैं। इसीलिए राजनीति का पहला सबक यही है कि जो दिख रहा है उसे सच न मानते हुए पर्दे के पीछे छुपी सच्चाई को बाहर निकाला जाए। पर अगले दिन यानी 10 फरवरी को एबीवीपी वसंत विहार थाने में रिपोर्ट लिखाती है। इसके बाद 11 फरवरी को पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के विधायक महेश गिरी भी वसंत कुंज थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा देते हैं। इसी के बाद पुलिस वीसी से इजाजत लेती है, कैंपस में घुसती है और 12 फरवरी की दोपहर कन्हैया कुमार को उसके हॉस्टल से जाकर गिरफ्तार कर लेती है। जेएनयू की जो घटना हुई है उसे लश्कर तोयबा के चीफ हाफिज सईद का भी समर्थन प्राप्त है। But they do not understand that in crushing you, they are making you stronger. और बस यहीं से जो मामला लेफ्ट राइट से शुरू हुआ था उसमें सेंटर भी कूद पड़ता है और फिर देखते ही देखते पूरा का पूरा लेफ्ट राइट सेंटर हो जाता है, जिसमें सेंटर का झुकाव राइट की तरफ है या फिर राइट ही सेंटर है। आप तय कीजिएगा। कितने अफसर मारोगे? वैसे इसके आगे बाकी रही सही कसर मीडिया में पूरी हो जाती है। देश दुश्मन नारों के कुछ ऐसे आधे अधूरे वीडियो सामने आते हैं और फिर तो ऐसा मंजर बनाकर पेश किया जाता है कि बस पूछिए मत। मीडिया की सारी टीआरपी सीधे कन्हैया को कुचलने निकल पड़ती है। मौका अच्छा था, लिहाजा नेता भी सियासी रोटियां सेकने अपने अपने कूचे से निकल पड़े और आ गए टीवी पर। हर नेता और पार्टी ने अपना अपना देशद्रोही चुना और अपना अपना देशभक्त। बातें ऐसी ऐसी कि सुनने वाला ही कंफ्यूज हो गया। कौन देशद्रोही है, कौन देशभक्त? पर देशभक्ति की बयान अपने यहाँ वैसे भी खास खास मौकों पर ही बहती है, लिहाजा हर मौका प्रस्त ने मौके का फायदा उठाकर खुद को सबसे बड़ा देशभक्त बनाने की होड़ शुरू हो गई। जेएनयू की ये साख कभी नहीं रही है। जेएनयू तो बहुत सेकुलर यूनिवर्सिटी का नाम है। इस जेएनयू के यूनिवर्सिटी में हाफिज सईद ने फंडिंग की है। हाफिज सईद के सहयोग से वो सम्मेलन हुआ है। हिंदुस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान के गीत गाते हैं। इस होड़ में कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता था, फिर चाहे वो अपने कुछ वकील ही क्यों ना हो। उन्हें भी लगा कि मौका हाथ से न जाने पाए, अदालत के फैसले का क्या इंतजार करना। कोर्टरूम की बजाय सड़क पर ही कन्हैया का फैसला कर देते हैं। सड़क पर ही उसे देशद्रोही करार देकर बदला ले लेते हैं। उन्होंने किया भी, देशभक्ति का सर्टिफिकेट जो लेना था। वैसे भी कोर्टरूम में उनकी देशभक्ति को कितने लोग देख पाते। शर्मिंदा है आप? नो, शर्मिंदा नहीं हूँ। नहीं, कोर्ट में जो किया आपने। टेररिस्ट का नाम इस कोर्ट में लेके, टेररिस्ट का नाम लेके हम लोग उनका बखान करेंगे तो नौजवान खून नहीं खोलेगा। पर तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ था। 6 दिन तक जिस कन्हैया को चीख चीख कर देशद्रोही बना दिया गया था, उसी कन्हैया के बारे में अचानक गृह मंत्रालय के सूत्रों से एक रिपोर्ट आती है कि उसने तो देशद्रोही जैसे कोई नारे लगा ही नहीं थे।
कितने अफसर मारोगे? नारे लगाने वाले तो 10 अलग लोग थे, बस फिर क्या था। रंग भी जिस तेजी से रंग नहीं बदलता, मीडिया उससे तेजी से अपने सुर बदल लेती है। अब हेडलाइंस जेएनयू के असली गुनहगारों को पकड़ने में बदल जाता है। अब सारी ताकत डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन के उन छात्र नेताओं को पकड़ने में लगा दी जाती है जिन्होंने अफसल और मकबूल के समर्थन में कार्यक्रम का खाका खींचा और सरकार और सत्ता की खिलाफत करते करते जाने कब मुल्क के खिलाफ जाकर खड़े हो गए। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तानें भी न होंगी दास्तानों में। हमारी ताकत एकता में है, वतन परस्ती में है, देशभक्ति में है। हमारे आंसू जब गिरते हैं तो इसी जमीन के दामन पर ही सूखते हैं। इस मिट्टी की हिफाजत ही हमारा पहला फर्ज है। हम हिंदुस्तानी हैं और अपने घर पर कोई आंच नहीं आने देंगे। बस हम सबका यही मकसद हो। सोच में फर्क हो सकता है, लेकिन देशभक्ति और देशद्रोही के फर्क में फर्क नहीं हो सकता। दरअसल देशभक्ति या देशद्रोह का सवाल जेएनयू से कहीं आगे सियासत टटोलने निकल चुका है। साल भर बाद यूपी के चुनाव को लेकर जिस लकीर पर तमाम राजनीतिक दल चल निकले हैं, उसका पहला असर तो मुजफ्फरनगर और देवबंद के उपचुनाव के नतीजों में झलक गया। मुजफ्फरनगर में लकीर खिंची तो बीजेपी जीती, क्योंकि वहां मुस्लिम वोट बैंक हिंदू वोट के सामने कमजोर थी। देवबंद में मुस्लिम वोट बैंक मजबूत है तो ये सीट कांग्रेस ने जीत ली। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जातीय समीकरण से हटकर धर्म के आधार पर वोट का बंटना बीजेपी के लिए अनुकूल है, या फिर कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के जरिए अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि मौजूदा वक्त में शेयर बाजार नीचे है, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और डॉलर ऊपर है। एक्सपोर्ट सबसे नीचे है तो रोजगार गायब, यानी जो सवाल पेट से जुड़े हैं वो सारे गायब। और चुनावी राजनीति अब उन सवालों से भाग रही है, और जो सवाल कानून व्यवस्था के हैं उन सवालों के जरिए देश की सियासत गर्म है। बजट सत्र सिर पर है, तो क्या संसद का बजट सत्र भी जेएनयू हंगामे में स्वाहा हो जाएगा? क्या बजट से ध्यान हटाने की भी ये चाल हो सकती है?